विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेसन में अब तक हमने एक बात सीखी है कि अगर किसी भी कॉइल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करते हैं तो उस कॉइल में एक विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत वाहक बल को हमने एक नाम दिया प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें धारा भी बहना शुरू हो जाती है। उस धारा का क्या नाम रखा हमने? प्रेरित धारा। और सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज जो आपने देखी वो ये कि जब कभी किसी कॉइल में इस तरीके का मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो करंट तो बहती है पर एक्चुअली वो करंट का सोर्स बन जाती है। ये आपको बहुत याद रखना है कि वो कॉइल एक्चुअली क्या बन जाती है? करंट का सोर्स। तो यहां तक सीखने के बाद अब हमारे मन में इतना तो है ही कि किसी भी कॉइल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में अगर हम तेजी से परिवर्तन कर देंगे तो उसमें ईएमएफ तो आ ही जाएगा। करंट तो तब आएगी जब आप उसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करोगे। सबसे पहले क्या होता है? ईएमएफ। अगर एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्शन नहीं है कॉइल का तो करंट नहीं आएगी, केवल ईएमएफ आएगा बस। और अगर एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया है तो ईएमएफ के साथ साथ करंट भी आएगी उस पर। ठीक, तो हम चाहते हैं कि कॉइल में ईएमएफ पैदा हो। उसके लिए अब आप समझ गए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आंसर है चुंबकीय फ्लक्स में क्या करो? परिवर्तन करो। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं? सो लेट मी टेल यू दैट देयर आर 3 मेथड्स बाय विच वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ कॉइल। किसी भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। नोट करिए। किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करने की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है, B × A × cos थीटा। इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं अगर आप फ्लक्स बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो 3 मेथड हैं। या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, दूसरा या तो आप उस कॉइल का क्या चेंज कर दो? एरिया बदलो। और या तो फिर ये थीटा बता सकते हैं क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B और एरिया वेक्टर A के बीच का एंगल है ये। या तो फिर आप मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B और एरिया वेक्टर A के बीच का एंगल चेंज करो। तो ये 3 मेथड है जिनके द्वारा किसी कॉइल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। पहला क्या करके? B को परिवर्तित करके। बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड, कुंडली के क्षेत्रफल को परिवर्तित करके। कुंडली के क्षेत्रफल को परिवर्तित करके बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल। एंड थर्ड, थीटा को परिवर्तित करके। ठीक है, थीटा है B और A के बीच का कोण। वेक्टर B व वेक्टर A के बीच
के कोण को परिवर्तित करके। ये 3 मेथड से हम चुंबकीय फ्लक्स बदल सकते हैं। सबसे पहली जो विधि है इसको आपने देखा है। क्या करो, इसके लिए बड़ा सिंपल है। एक आप कॉइल ले लीजिए और एक आप मैग्नेट ले लीजिए। ये कॉइल और ये मैग्नेट हम ऐसा पास लाएंगे, दूर ले जाएंगे। जब दूर होंगे तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर कम होगा, और जब पास लाएंगे तो इसी से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ज़्यादा होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड पास लाने से बढ़ जाएगा और दूर ले जाने से मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का ये हमारा बड़ा अच्छा तरीका है। उसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप मैग्नेट को चलाइए कॉइल को रोक करके, या तो मैग्नेट को रोक लीजिए कॉइल को चलाइए। तीसरा आप ये भी कर सकते हैं, दोनों चला सकते हैं। इससे क्या होगा, बार बार ना तो हम एरिया बदल रहे हैं, ना हम थीटा चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कॉइल से गुजरने वाला नंबर ऑफ फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कभी फील्ड लाइंस ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कम। फील्ड लाइंस ज़्यादा हो गई, इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो गया। फील्ड लाइंस कम हो गई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया। सो दिस इज द मेथड कि हम किस तरह से कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड बदल सकते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल मेथड। सेकंड, कुंडली के क्षेत्रफल को परिवर्तित करके हम ये काम कैसे करते हैं, कुंडली का एरिया कैसे बदलेंगे। ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है। एक कॉइल बनी होगी, उसके एरिया को हम कैसे बदलेंगे, बार बार हमको दूसरी कॉइल बनानी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास एक तरीका है, हम कर सकते हैं। तो इसकी हम स्टडी करेंगे और इस पर बेस्ड कुछ कैलकुलेशन है, उससे हमको एक फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सेकंड वाला पढ़ते हैं, कुंडली के क्षेत्रफल को परिवर्तित करके। इसका एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं इसका। पहला एग्जाम्पल आप देखिए। तो हम ये सब हटा दे रहे हैं, केवल सेकंड वाला रखते हैं। ठीक है, देखिए, इसको हटा दो। कुंडली के क्षेत्रफल को बदलकर किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं, देखिए बड़ा अच्छा है ये। उसके लिए हम बेटा करते ये हैं, मैं इधर फिगर बना देता हूं ताकि वो आपको अलग से अच्छे से दिखे। देखना, ये मैंने एक आयताकार तार का आयताकार फ्रेम बना लिया। तार का हमने क्या कर लिया, एक हमने वायर लिया, कंडक्टर, चालक तार, और चालक तार का ऐसा हमने आयताकार एक फ्रेम तैयार कर लिया। इस फ्रेम में यहां पर कहीं पर हमने एक स्लाइडर लगा दिया। ये हमने यहां पर एक स्लाइडर लगा दिया। स्लाइडर मतलब कंडक्टर का, चालक तार का बना हुआ एक स्लाइडर ऐसा लगाया कि हम चाहें तो इसको इधर खिसका सकते हैं, हम चाहें तो इसको इधर खिसका सकते हैं। ऐसा स्लाइडर कहेंगे इसको हम। और ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, आयताकार फ्रेम। और इसको ना हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। ऐसा बनाने से सबको पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। ठीक है, ऐसा। और ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने कितनी मान ली, B, और उसमें जाके हमने ये फ्रेम रख दिया। ये भी मान लिया हमने कि ये जो कंडक्टर है, इसकी ये जो स्लाइडर, कंडक्टर जो स्लाइडर के रूप में लगाया है हमने, इसकी लेंथ को हम कुछ मान लेते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं L इसकी लेंथ है। और यहां से यहां तक का ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, X। विड्थ, लेंथ, विड्थ, ऐसा मैंने इसको मान लिया।
अब अगर मैं आपसे पूछूंगा मैग्नेटिक फील्ड में ये पूरा फ्रेम रखा हुआ है, ये इतने हिस्से का एरिया कितना होगा? ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई L और चौड़ाई कितना x, L इंटू एक्स। अब देखो एरिया कैसे बदल सकते हैं, ना तो हम b बदलेंगे ना हम थीटा बदलेंगे, हम केवल क्या करेंगे, स्लाइडर पकड़ेंगे, थोड़ा अगर इधर खिसका देंगे तो ये स्लाइडर अभी यहां पर है तो केवल इतना एरिया घेरा जा रहा है, स्लाइडर यहां आ जाएगा तो ये एरिया इतना और बढ़ जाएगा, देखो बढ़ जाएगा एरिया। और अगर हम थोड़ा इसको ऐसा पास में ले आएंगे तो ये एरिया कम होके बस इतना सा रह जाएगा। तो ना हम बी चेंज कर रहे हैं ना हम थीटा बदल रहे हैं, हम किसको बदल रहे हैं, एरिया बदल रहे हैं। समझ में आया? तो ये मेथड है एरिया को बदलने का। ओके, अब हम सबसे पहले ये निकालना चाहते हैं, विद्युत वाहक बल निकालना है कितना इसमें दोनों सिरों में उत्पन्न होगा स्लाइडर के। इसके लिए सबसे पहले विद्युत वाहक बल के फॉर्मूले में आपने एक चीज देखी है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। आपको चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन चाहिए, समझ रहे हैं आप, और उसके बाद समय चाहिए। तो पहले चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन हम निकालेंगे, और उसको कैसे निकाला जाए तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, पहले प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर एरिया को थोड़ा बड़ा कर देंगे, फिर अंतिम चुंबकीय फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर अंतिम वाले में प्रारंभिक वाले को माइनस कर देंगे, उससे क्या मिल जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। तो पहले जो हमने माना है उसको नोट कर लेते हैं। माना, क्या चीज मैंने मानी, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ए क्या, ए नहीं मानते, एल हमने माना है चालक तार जिसे हमने स्लाइडर के रूप में लगा रखा है की लंबाई, ठीक है। एक्स हमने मान लिया आयताकार कुंडली की चौड़ाई, वो हमने मान ली x, ठीक। इसलिए अगर इतनी चीजें हैं तो कुंडली से बद्ध प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, कुंडली से बद्ध प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स, इसको हम चाहें तो φ1 से लिख सकते हैं। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को, B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स निकाल रहे हैं तो पहले चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, कितना चुंबकीय क्षेत्र है, B। फिर क्या चाहिए आपको, एरिया। एरिया इसका बताइए कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ, L इंटू एक्स। इसके बाद कॉस थीटा, क्या आप मुझे बता सकते हैं थीटा के बारे में क्या होता है, बी और एरिया वेक्टर के बीच का कोण, बी किधर की तरफ है बताइए, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, और जो रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है ना वो भी तो ऐसे रखी हुई है, ये रेक्टेंगल बना हुआ है इस तरीके से, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा, वो भी अंदर की तरफ। एरिया वेक्टर तो तल के लंबवत होता है तो एरिया वेक्टर भी ऐसा लंबवत अंदर की तरफ, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, cos 0। इस तरह से प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, B इंटू एल इंटू एक्स। कोई प्रॉब्लम, ओके। और चलते हैं आगे। अब हम एक काम करेंगे, देखो मैंने इस पर एक फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर इसको हमने इधर की तरफ खींचा, पर याद रहे फोर्स ऐसा लगना चाहिए कि जब ये स्लाइडर चले तो एक समान वेग से चलना चाहिए उसको, मतलब एकदम से ऐसे नहीं खींच देंगे,
बढ़ती हुई स्पीड से नहीं खींचना आपको, एक समान वेग से। क्यों? हम चाहते हैं कि वो खींचे भी पर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए, एक समान वेग से चलना चाहिए। तो एक समान वेग किससे चलाया हमने? v से। और कितनी दूर तक खींचा? तो मैंने मान लिया कि स्लाइडर को हम बड़ी थोड़ी सी दूरी तक खींचते हैं। ये मान लिया कि यहां से यहां तक खींच दिया हमने इसको, और ये डिस्टेंस बड़ी छोटी सी डिस्टेंस है, इसको हम dx ले लेते हैं। हमने थोड़ा बड़ा दिखाया है ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज बहुत छोटी डिस्टेंस हमने उसको चलाया। तो यहां पर लिख देते हैं, माना स्लाइडर पर बल लगाकर उसे एक समान वेग v से, स्लाइडर पर बल लगाकर उसे एक समान वेग, ये याद रहना चाहिए आपको, एक्सेलरेशन पैदा नहीं करना उस पे, उसे एक समान वेग v से दाईं ओर dx दूरी तक खींचा जाता है। ये चीज समझ आ गई? दाईं ओर खींचते हैं, dx दूरी तक खींचते हैं। माना इसमें समय dt लगता है। ये चीज समझ में आ गई? क्या किया? बल लगाया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से राइट साइड में हमने इसको खींचा, और कितनी दूर खींचा? dx दूरी तक, और इस काम में टाइम कितना लग गया? dt टाइम लग गया। ठीक है, अब ये हम पता लगाना चाहते हैं, तो अब ये मुझे बताइए अंतिम चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? कुंडली से बद्ध अंतिम चुंबकीय फ्लक्स। क्यों? क्योंकि अब ये स्लाइडर कहां पर है? यहां नहीं है। नाउ दिस स्लाइडर इज एट दिस प्लेस। तो अगर यहां पर है तो पहले की तुलना में इस आयताकार कॉइल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स थोड़ा बड़ा होगा कि कम हो गया होगा? बढ़ गया होगा। पहले केवल ये चुंबकीय फ्लक्स इसके भीतर था, अब ये वाला भी इसके अंदर आ गया। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। तो कुंडली से बद्ध अंतिम चुंबकीय फ्लक्स अंतिम चुंबकीय फ्लक्स, इसको हम φ2 लिख देते हैं। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, बी ए कॉस थीटा। बी की जगह पर कितना लिखें? बी की जगह बी लिखें, क्योंकि बी तो हमने बदला ही नहीं है। एरिया की जगह पे क्या लिखें? वही एलेक्स लिखें या कुछ और लिखना पड़ेगा? कुछ और। क्यों? एरिया हम बदल रहे हैं। अब नया वाला एरिया बताइए। एरिया कैसे करते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई अभी भी कितनी है? L। चौड़ाई अभी भी x है या कुछ और? कितना? x प्लस डी एक्स। वेरी गुड। तो इसके लिए L इंटू एक्स प्लस डी एक्स। थीटा अभी भी 0 है क्योंकि कॉइल तो वैसे ही रखी हुई है ना। इस तरह से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो बी एल एक्स प्लस बी एल इंटू डी एक्स, दिस विल बी द फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स। हमको क्या चाहिए? शुरू में ही मैंने बताया था कि हमको चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन चाहिए, इसलिए आयताकार कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, इसको हम डी फाई से लिख देते हैं। डी फाई परिवर्तन कैसे निकालेंगे?
आप अंतिम चुंबकीय फ्लक्स में से प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स को माइनस कर दीजिए। तो इसमें इसको माइनस करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। BLX प्लस BLDX में BLX माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसल हो जाएगा। क्या बचेगा बताओ? B इंटू L इंटू DX। ये आ गया कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अगर इतना परिवर्तन हुआ है तो कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल आएगा? फैराडे का दूसरा नियम लगा लो। अब फैराडे के दूसरे नियम से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या सभी को याद है कि फैराडे के सेकंड लॉ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्या वैल्यू बताई गई थी? ये लिखी हुई है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। याद आया किसी को? ठीक, माइनस डी फाई अपॉन डी टी माइनस व्हाट इज डी फाई? बी एल इंटू डी एक्स, बी इंटू एल इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी। ठीक है, अब थोड़ा जरा इन पर गौर कीजिए। ये एल को बाहर करे रहो, इसको देखिए, यहां ध्यान से देखें। dx क्या है? dx वो डिस्टेंस है जितनी डिस्टेंस तक स्लाइडर को हमने राइट साइड में खींचा था, और dt क्या है? वो टाइम है जितना टाइम लगा था इसको खींचने पे। समझ आ रहा है? तो dt टाइम में dx दूरी खींच दिया हमने, तो dx अपॉन dt ये क्या चीज है? फिर से सुनिए, t समय में अगर आप s दूरी चलते हैं तो s अपॉन t को क्या कहते हैं? वेग। सिंपल है ना? तो dt समय में dx दूरी आपने चलाया तो dx अपॉन dt क्या है? ये उसका वेग है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू माइनस BLV। इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा स्लाइडर के दोनों सिरों पर या कॉइल के दोनों सिरों पर, आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप याद रखिएगा बेटा, B क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड, L इस कंडक्टर की लेंथ, और V जितने एक समान वेग से हम इसको चला रहे हैं। इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं जिससे आप सभी को याद रखना है। क्या याद रखना है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ, ध्यान रहेगा आपको। ठीक, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। कंडक्टर कैसा रखा है? ऐसे, और ये ऐसा चलाया जा रहा है। कुछ याद आया इसको देखकर? ये फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है? काटते हुए चल रहा है। तो याद कर लीजिए, कंडक्टर के दोनों सिरों पर विद्युत वाहक बल बना। कितना बना? B इंटू एल इंटू वी। कब बनेगा? जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसा काटते हुए चलेगा। समझ आया? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैंने कंडक्टर को ऐसा चला दिया, इसके दोनों सिरों के बीच कितना विद्युत वाहक बल आएगा? कितना विद्युत वाहक बल आएगा? B इंटू एल इंटू वी आएगा? नहीं आएगा। क्यों? शर्त क्या है? काटना चाहिए था। ये काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है। हमने ऐसा चला दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हमने ऐसा चला दिया, कितना विद्युत वाहक बल बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? काट रहा है क्या? काट तो नहीं रहा। काटना किसको कहते हैं? अभी कुछ दिन पहले बताया हमने। घर में, मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूं, घर में आपकी मम्मी साग काटती है, तो साग को कैसे काटा जाता? अगर ये ऐसा साग है तो इसको ऐसे ऐसे काटती हैं कि ऐसे ऐसे काटती हैं कि ऐसे ऐसे काटती हैं? ऐसे काटती हैं ना। तो घर में जैसे मम्मी लोग या कोई भी साग काटती है ना रख करके, वैसा कटना चाहिए। साग ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे तो साग के बीच में से ही निकल जाएगा चाकू। अगर ऐसे आप चाकू चलाओगे
तो भी बीच में से निकल जाएगा, साग नहीं कटेगा। साग तभी कटेगा जब ऐसे चलेगा। तो ये बहुत याद रखें, अगर कोई भी चालक तार चुंबकीय बल रेखाओं को काटता हुआ चलेगा तो उसके दोनों सिरों के बीच क्या हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, BLV। माइनस आप चाहो छोड़ दो, माइनस साइन केवल आपको क्या बताता है, डायरेक्शन की। EMF लेंज के नियम में आपने देखा था कि माइनस निशान केवल यह बताता है कि विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से यह उत्पन्न होता है। समझ आया आपको, इस तरह से। अच्छा, अगर ये विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न हुआ तो करंट किस डायरेक्शन पे उत्पन्न होगी, विद्युत वाहक बल बना और ये तो सर्किट पूरा बंद है तो इसमें करंट भी बनी होगी। किस डायरेक्शन पर करंट बनेगी, उसके मैं आपको दो रास्ते बता सकता हूं करंट निकालने के, और इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें किसी से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दो रास्ते, पहला आप एक तो रूल याद कर लो नया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जब किसी में प्रेरित होगा तो उसमें जो धारा प्रेरित होती है उसकी दिशा निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, राइट हैंड का रूल इस्तेमाल करेंगे, ऐसा। और याद क्या रखिए, V, B और I, V, B, I, जैसे SBI वैसे VBI। इसको किसकी तरफ कर देना है, B की तरफ, इसको V की तरफ, तो ये किसकी डायरेक्शन बताएगा, तो याद रखिए VBI, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। क्लियर। चलिए देखिए, इसको किसकी तरफ कर दूं मैं, B। B किस तरफ है, अंदर की तरफ। अंगूठा को किस तरफ करना है, वेलोसिटी, वेलोसिटी उधर की तरफ है, ऐसा कर दो। ये बीच वाली फिंगर ने किस तरफ डायरेक्शन बताई आपको, ऊपर की तरफ। इसका मतलब इस कंडक्टर में करंट किधर से किधर फ्लो होगी, नीचे से ऊपर की तरफ, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो प्रेरित धारा की दिशा आप कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से, ठीक है। प्रेरित धारा की दिशा, राइट हैंड रूल, राइट हैंड कर्ल रूल नहीं, राइट हैंड रूल केवल। और उसमें याद क्या रखना है आपको, थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, V, ये B और ये I। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, आई वॉन्ट टू चेक योर नॉलेज कि आप कितना पढ़ रहे हैं अच्छे से और कितना नहीं पढ़ रहे हैं। सपोज दिस एंड इज P एंड दिस एंड इज Q, विच एंड विल बी पॉजिटिव एंड विच वन विल बी नेगेटिव। कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव होगा, when the direction current is in this direction। कौन सा सिरा इसका प्लस, कौन सा माइनस, P और Q में से प्लस कौन, माइनस कौन, ये करंट की डायरेक्शन है। तो बताइए P कैसा, P माइनस की प्लस, प्लस टू माइनस करंट जाती है कि माइनस टू प्लस जाती है, दोनों जाती है। तो यहां कैसी जाएगी, प्लस टू माइनस जाएगी कि माइनस टू प्लस जाएगी, सोचिए, बताइए भाई। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है। हाँ, तो P पर कैसा सिरा बनेगा, माइनस बनेगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों, ये नेगेटिव बनेगा और ये कैसा बनेगा, पॉजिटिव। और आप जानते हैं क्यों, शुरू में ही मैं भी बोला कि इस तरीके की कंडीशन में ये कंडक्टर क्या बन जाता है, सोर्स, और सोर्स के भीतर करंट माइनस से प्लस की ओर चलती है। अगर करंट इधर जा रही है तो फिर ये माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस होगा। नहीं समझ में आया, अरे बैटरी के भीतर, सेल के भीतर करंट किधर से किधर चलती है, माइनस से प्लस, और ये क्या बन गया है, सोर्स। अगर ये सोर्स है तो करंट किधर से किधर जाएगी, माइनस से प्लस। अब अगर ऊपर की तरफ जा रही है इसका मतलब ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। नहीं समझ में आया। बाकी में करंट अगर एक जगह पता लग गई तो बाकी में हम बना सकते हैं।
ऐसे करंट आएगी फिर ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी ऐसे जाएगी। अभी भी नहीं समझ में आई बात आपको? ठीक है। और एक दूसरा तरीका सुनिए, एक तो करंट का डायरेक्शन पता लगाने का ये, दूसरा तरीका ये कि हम कंडक्टर के भीतर जो चार्ज है ना उन पर फोर्स किस तरफ लगता है उससे हम पता लगा सकते हैं। चार्ज पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड कर्ल रूल से। राइट हैंड कर्ल रूल, सबसे पहले हाथ को किसकी तरफ करना है? वी की तरफ, और उंगलियां ऐसा मोड़ देना है किसकी तरफ? बी की तरफ। ये किसकी दिशा बताएगा? चार्ज ना, करंट नहीं, चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। और उससे कैसे निकालेंगे? हमको तो करंट की चाहिए, निकाल सकती है। देखो कैसे, हमने वी की तरफ अपना हाथ कर दिया और उंगलियां किस तरफ मोड़नी है? तो अंदर की तरफ। अब बताइए फोर्स किस तरफ लगेगा? चार्ज पर। फोर्स ऊपर की तरफ लगा, कौन से चार्ज पर? तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन होती है प्लस चार्ज पर। ये जो फोर्स की डायरेक्शन हमको बताता है कौन से चार्ज के लिए बनाया गया? पॉजिटिव चार्ज। तो इस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगा? ऊपर। और नेगेटिव चार्जेस पर? तो सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस कहां चले जाएंगे? नीचे। और पॉजिटिव कहां चले जाएंगे? ऊपर। अब जब सारे नेगेटिव यहां पर आ गए तो ये टर्मिनल कैसा हो गया? माइनस। और जब सारे पॉजिटिव यहां पर आ गया तो टर्मिनल कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो अब करंट प्लस से माइनस जाएगी कि माइनस से प्लस जाएगी? माइनस से प्लस। क्यों? क्योंकि ये तो सोर्स है, सोर्स में माइनस से प्लस ही जाएगी करंट। ठीक है। और समझ में आया? तो दो तरीके हैं जिनसे आप करंट की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं, और दोनों मेथड आप अच्छे से तैयार कर लो। ओके। और एक चीज, अगर अब आपको आ गया है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। मैं छोटे मोटे एक जगलरी करता हूं आपके लिए, और देखें आप कुछ बता पाई हो कि ना बता पाई हो। आपको क्या लगता है, आप बता लेंगे कि नहीं बता पाएंगे? बता लेंगे आप? पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? देखो अगर कॉन्फिडेंस है तो बता लोगे, नहीं तो फिर रह जाओगे। ये कंडक्टर है, एंड सपोज दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। मैंने इसको एक समान रूप से एक समान वेग v से गिरा दिया ऊपर से नीचे। अब बताइए, और चुंबकीय क्षेत्र डॉट से दिखाया है मैंने, यानी कि बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ। और अब बताओ करंट किधर होगी? फिर P और Q में कौन प्लस कौन माइनस होगा? कौन सा रूल लगाओगे? राइट हैंड रूल भी लगा सकते हो और राइट हैंड कर्ल रूल भी लगा सकते हो। कौन सा पसंद आया आपको? राइट हैंड रूल। ठीक है। ये B की तरफ कर दो, तो B किस तरफ है? बाहर की तरफ। अंगूठा किसकी तरफ करना है? V की तरफ। ये देखो, ठीक है। ज्यादा मत मोड़ना, मोच नहीं आ जाए कहीं। ये B की तरफ, ये V की तरफ। अब ये किसको बता? करंट। तो इसमें करंट किस तरफ जाएगी बताओ? P से Q या Q से P? पक्का? ओके। ये डायरेक्शन करंट की। सो नाउ कैन यू टेल मी विच टर्मिनल विल बी पॉजिटिव? Q पॉजिटिव होगा कि P पॉजिटिव होगा? हाँ जी, Q पॉजिटिव होगा। तो करंट तो ऐसा जा रही है, इसलिए P कैसा होगा? नेगेटिव। वेरी गुड। और Q कैसा होगा? इसका मतलब है आप समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बन गया है? सोर्स। और सोर्स में करंट माइनस से प्लस। भूलिए नहीं, याद रखिए इस चीज को। देखिए प्लस से माइनस करंट फ्लो होती है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट आपको याद रखना इनसाइड द सोर्स करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और ये सोर्स बन जाया करता है। इसलिए अब मैं उल्टा करूंगा, आप बता ही दोगे हमको। उल्टा करूंगा मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया हमने, समझ गए? ये कंडक्टर बना दिया, एक समान वेग से गिरा दिया। P और Q में करंट बताइए किस डायरेक्शन पे? पहले तो अब फिर से राइट हैंड सेट करो, इसको B की तरफ ले जाओ और इसको V की तरफ, ये V की तरफ। नीचे है ना? अरे आई एम सॉरी, इसको ऐसा लाना चाहिए मुझे। ठीक है, ये B की तरफ, ये V की तरफ। अब ये किसको बता रहा है? I। तो इसमें करंट किधर से किधर है? Q से P। पॉजिटिव और नेगेटिव बताओ। Q कैसा? माइनस की प्लस? वेरी गुड। माइनस और P
प्लस। लेकिन एक जो शर्त हमने बताई है वो हमेशा आप याद रखिए, क्या? चालक के दोनों सिरों के बीच विद्युत वाहक बल केवल और केवल तभी पैदा होगा जब वो चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेगा? काटेगा। अगर नहीं काटेगा तो? और काटना किसको बोलते हैं? आई होप कि अब आपको समझ में आ गया है, साग काटना। तो वो याद कर लो आप, छोटा सा एग्जाम्पल है। और एक चीज देखिए, ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। एक ट्रेन है, वो ट्रेन के एक्सेल, ट्रेन ऐसे जा रही है, ये उसके दो पहिए हैं, ठीक है, और ये क्या है? उसकी एक्सेल। ट्रेन ऐसा चली तो उसका एक्सेल चला। एक्सेल चलेगा तो हमारा पृथ्वी का चुंबकत्व तो आपने पढ़ा हुआ है। पृथ्वी के चुंबकत्व में दो घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक आया था। ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा या तो नीचे से ऊपर होगा या ऊपर से नीचे होगा, डिपेंड करता है जगह जगह पर। कभी सुई ऊपर की तरफ उठी रहती है, कभी नीचे की तरफ झुकी रहती है, उस पर डिपेंड करेगा। जो क्षैतिज घटक होता है वो किधर की तरफ होता है? क्षैतिज घटक उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है, ऐसे। वो ईस्ट वेस्ट नहीं रहता, वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहेगा हमेशा। अब ट्रेन चल रही है और ये इसका एक्सल चल रहा है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन से घटक को काटेगी? ऊर्ध्वाधर वाला घटक इससे कटेगा एक्सेल से, या क्षैतिज वाला घटक इससे कटेगा? ऊर्ध्वाधर वाला घटक कटेगा। तो ट्रेन जब जब चलती है, चाहे जहां ट्रेन चले, चाहे जब ट्रेन चले, उसके एक्सेल के दोनों, उसकी जो एक्सेल होती है वो हमारे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को काटती ही है। अगर काटती ही है तो उसके एक्सेल के दोनों सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुए बगैर मानता ही नहीं है, उत्पन्न होता ही है उसके दोनों सिरों के बीच। कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है? निकाल लो इससे। बी ले लो, बी की जगह कौन सा बी लोगे? ऊर्ध्व घटक कि क्षैतिज घटक? किसको काटा है इसने? तो ऊर्ध्व घटक। बी की जगह पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक। एल की जगह किसको लेना है? एक्सेल की लंबाई। कितनी होती है एक्सेल की लंबाई? नापा नहीं कभी आपने? ऑल ओवर इंडिया जितनी भी ट्रेन चलती हैं, सबकी दो समांतर पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। इसलिए एक्सेल भी कितना होगा? 1 मीटर, क्योंकि पहिए तो ऐसे रखे हुए पटरियों पर। तो एक्सेल की लंबाई कितनी? 1 मीटर। सबको मालूम है, याद कर लो आज से। वेलोसिटी ट्रेन के मीटर में देख लेंगे कितनी वेलोसिटी से चल रही है ट्रेन। तो बी के लिए कौन सा ले लेंगे हम? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक। एल लेंथ ऑफ एक्सेल 1 मीटर एंड वी वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। और जैसे ही रखेंगे एक वैल्यू आएगी, उतना विद्युत वाहक बल ट्रेन की एक्सेल के दोनों सिरों के बीच, या हम यूं कहें पहिए के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न होगा। हमेशा होता है जब जब ट्रेन चलेगी। खड़ी है तो नहीं कह सकते। ट्रेन चलेगी तो उसके एक्सेल के दोनों सिरों के बीच, या हम यूं कह दें पहियों, दोनों पहियों के बीच में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इतना कम होता है कि ट्रेन पर बैठे किसी भी इंसान को करंट का झटका नहीं लगता, लेकिन विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या आप नाप सकते हैं उसको? कैसे नापोगे? चलती ट्रेन में कहां लगाई हो तुम वोल्ट मीटर? नाप सकते हैं आप? हम नाप देंगे। कैसे? ट्रेन की एक्सेल कहां जुड़ी है? दोनों पहियों पर। दोनों पहिए कहां रखे हैं? पटरियों पर। तो हम ट्रेन में नहीं लगाएंगे जाके अपना वोल्ट मीटर, पटरियों के बीच लगाएंगे। समझ आ गया? तो ट्रेन बहुत दूर से ऐसा आ रही है, हमने उन पटरियों के बीच में वोल्ट मीटर अपने लगा के बैठ गए, और आ जाएगा उस पे कि कितना वोल्ट का विद्युत वाहक बल इसके दोनों पटरियों के बीच उत्पन्न हो रहा है। जितना विद्युत वाहक बल दोनों पटरियों में आएगा, उतना दोनों पहियों में है, उतना विद्युत वाहक बल उसके एक्सेल के दोनों सिरों पे है। निकल जाएगा ये। यहीं से ये बात खत्म नहीं होती है। एरोप्लेन जब चलता है, हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, ऐसा वो भी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को काटता है, चाहे जिधर की तरफ उड़े। इसलिए उसके जो ये प्रोपेलर्स लगे रहते हैं, इसके इस सिरे और इस सिरे, दोनों सिरों
के बीच में भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बट मैंने बताया ना कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इतना कम होता है कि अगर हम उसको छू भी रहे हैं, उस पर बैठे हैं, तो हमको शॉक नहीं लगता, कभी कम रहता है। पर इट इज फैक्ट कि उसके दोनों प्रोपेलर्स के एंड्स के बीच में विद्युत वाहक बल आता है। बात फिर यही खत्म नहीं होती। आप जब जब आप पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर दौड़ लगाते हैं, दौड़ते हैं, यू नो दैट ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर। मनुष्य का शरीर एक चालक की भांति बिहेव करता है। आप करंट को छुइए, आपके शरीर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। सो ह्यूमन बॉडी इज बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। तो जब आप पूर्व से पश्चिम दौड़ रहे हैं या पश्चिम से पूर्व दौड़ रहे हैं, तो आप ऊर्ध्व घटक को तो नहीं काटोगे, उसके तो बगल से निकल जाओगे, लेकिन एक क्षैतिज घटक है जो कि उत्तर दक्षिण दिशा में है। आप किस तरफ दौड़ रहे हो? पूर्व से पश्चिम। तो जब आप ऐसे, ये आप हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जब आप ऐसे दौड़ोगे तो आप इनको काटोगे। और मनुष्य का शरीर एक चालक की बात बिहेव करता है। तो जब आप पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दौड़ते हैं, उस वक्त आपके सिर और पैर दोनों के बीच एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप बल रेखाओं को काट रहे हो और आपका शरीर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और उस समय इतना विद्युत वाहक बल पैदा होता है। कितनी वेलोसिटी से दौड़ रहे हो ये ले लो, आप कितने लंबे हैं वो ले लीजिए, और बी की जगह पर क्या ले लेना है आपको? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक? ऊर्ध्व घटक। किसको काट रहे हैं आप? तो क्षैतिज लो ना, जिसको काटो उसको ले। साग को काट रहे हो, साग ही बना रहे हो, दूसरा क्यों बना रहे हो आप? ठीक है, तो समझ आ रही बात आपको? बउआ हो, नहीं समझ आया बेटा? तो ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जहां पर अगर कहीं पर किसी ने भी चुंबकीय बल रेखाओं को काटा तो उसके दोनों सिरों के बीच विद्युत वाहक बल आएगा। उसकी वजह से करंट किस डायरेक्शन पे आएगी वो भी मैंने बताया। कौन सा सिरा प्लस कौन सा माइनस होगा ये भी हमने बताया। आप जानते हैं इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आप चाहें तो हम लोग उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज इसको नोट कर लें। क्या अब ये बताइए, आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? प्रेरित धारा की दिशा कैसे निकालेंगे सभी बच्चे? राइट हैंड रूल से। राइट हैंड कर्ल नहीं बता रहा हूं, राइट हैंड रूल। हालांकि आप राइट हैंड कर्ल से भी निकाल सकते, मैंने बताया आपको, लेकिन उससे पहले क्या निकलेगा? आवेश पर लगने वाले बल की दिशा निकलेगी। उससे डिसाइड करोगे कि कौन सा सिरा प्लस कौन सा माइनस होगा। फिर उससे डिसाइड होगा कि अगर ये सोर्स है तो करंट किस तरफ फ्लो होगी। तो दो मेथड है, आप कर सकते हो जिससे आपको अच्छा लगे। वैसे सबसे इजी है VBI, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। समझ में आ रहे हैं आपको ये चीज? इससे नोट कर लो। इसका एक और बड़ा बढ़िया एग्जांपल हम आपको बताते हैं और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा एग्जांपल इसका जो हमारे पास है ना, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। मैंने एक रॉड ले ली, चालक क्षण, कंडक्टर ले लिया, एक तार ले लिया, ठीक है, और एक जगह चुंबकीय क्षेत्र है। चाहे आप ऐसे बाहर से अंदर की तरफ मान लो या अंदर से बाहर की तरफ मान लो। अब उस जगह पर हम खड़े हो गए, हमने ये एक चालक तार ले लिया और इसको बड़ी तेजी से ऐसा घुमाना शुरू कर दिया हमने। अब आप देखो क्या हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ है? मान लो अंदर की तरफ। उस पर ये हमने चालक क्षण ऐसे रखा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा? ऐसा अंदर की तरफ, और उस पर बड़ी जल्दी जल्दी हमने इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया, और वो भी कैसा? ऐसा घुमाना शुरू कर दिया। अब बताओ ये बल रेखाओं को काट रहा है कि नहीं काट रहा है? पक्का काट रहा है, सबको कंफर्म है? अगर काट रहा है तो कसम से इसके दोनों सिरों के बीच आ जाना चाहिए। क्या आता है? क्या जाना चाहिए? विद्युत वाहक बल तो आता है। कितना आता है ये कैलकुलेशन हमको करनी है। क्या BVL आता है या और कुछ? इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो कैसे, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, पहले अंतर समझ लो। उसमें क्या हो रहा था, जब ये चलता था तो पूरा का पूरा कंडक्टर ही ऐसे चलता था। कितने वेग से चलाया था हमने इसको? V वेग से। तो V वेग से
कौन सा पार्ट चलता था? ये सिरा भी v वेग से आगे बढ़ता था, ये सिरा भी v वेग से आगे बढ़ता था, बीच का पोर्शन भी v वेग से आगे बढ़ रहा था। समझ में आया? पर इन दिस सिचुएशन क्या दोनों सिरे v वेग से चल रहे हैं? नहीं चल रहे। ये सिरा अपनी जगह पर कैसा है? फिक्स। देखो, ये सिरा अपनी जगह पर फिक्स है, ये ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा घूम रहा है। अब इसमें सिर्फ एक सिरा तो v वेग से चल रहा है और एक सिरा चल ही नहीं रहा। देखो, ये डिफरेंस है उस वाले आर्टिकल में और इस वाले आर्टिकल में। नहीं समझ में बात आई? इसलिए विद्युत वाहक बल की वैल्यू उसकी तुलना में यहां थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? बस यही हमको कैलकुलेट करना है। सिचुएशन समझ आ गई कि नहीं आ गई आपको? क्लियर करते हैं तो फिर इसको। ये मैग्नेटिक फील्ड, इस पे हमने एक ऐसे रॉड रख दी, ऐसा हमने एक रॉड रख दी, इसकी लेंथ वही हमने L ले ली। ये वाला सिरा इसका बेटा कैसा है? बिल्कुल फिक्स्ड है अपनी जगह पर। केवल हम चलाएंगे किस सिरे को? इस सिरे को। जब इसको चलाएंगे, चाहे आप ऐसा चला लो या आप ऐसा चला लो, जैसी मर्जी चला लो, आप ऐसे ही चला लो। जब इसको चलाओगे तो ये ऐसा रोटेट होने लगेगा। ठीक है, हमने मान लिया कितने वेग से ये नीचे चल रहा है? v वेग से। इसकी वेलोसिटी, इस वाले सिरे की वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि ये नहीं चल रहा है, ये अपनी जगह पर फिक्स है। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं मान लेता हूं, पहले लिख लेते हैं। जैसे इसको पहले आर्टिकल क्या बनाएंगे इसका? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक क्षण को घुमाने पर उसके सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल। चलिए लिखिए जल्दी से, हेडिंग बनाइए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक क्षण को, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक क्षण को उसके एक सिरे के परितः किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक क्षण को उसके एक सिरे के परितः, एक सिरे के परितः घुमाने पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, घुमाने पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, घुमाने पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल। अब आपको समझ आ गई ना बात? अच्छा, चलिए, तो सबसे पहले मैंने माना B क्या चीज है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। V क्या है बता सकते हैं? क्षण के एक सिरे का रेखीय वेग। दूसरे सिरे का नहीं बोल सकते हो, पूरी क्षण का भी नहीं कह सकते। क्षण के एक सिरे का रेखीय वेग। L हमने मान ली क्षण की लंबाई। L हमने क्या मान ली? क्षण की लंबाई। ठीक है, अच्छा ये बताइए, क्षण का जो एक सिरा है वो तो v वेग से गति कर रहा है, दूसरा सिरा है उसकी वेलोसिटी 0 है, तो विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है BLV, उसके फॉर्मूले में वेग की जगह किसका वेग लें हम? इसका वाला लें, इसका लें, क्या लें हम?
विद्युत वाहक बल का सूत्र देखा, क्षण के दोनों सिरों के बीच में कितना आता है, B इंटू एल इंटू वी। बी की जगह हम B ले लेंगे, L की जगह पर हम L ले लेंगे। वेग किसका लेना चाहिए, इसका, इस सिरे का, इस सिरे का, या कुछ और इसमें यूज करना चाहिए मुझे, उधर का ले लें? नहीं भाई, ऐसा मत करो। वो फॉर्मूला जो बना है BLV, वो कब के लिए बना है, जब दोनों सिरे कितनी स्पीड में चलते हैं, V वेग से। यहां एक V वेग से चल रहा है और दूसरे को हम कह सकते हैं कि वो 0 वेग से चल रहा है। इसलिए ना तो आप इस सिरे का वेग लेंगे, ना आप इस सिरे का वेग लेंगे, बल्कि क्या लेंगे, औसत वेग। क्षण के दोनों सिरों का औसत वेग आप ले लीजिए। कुछ बात हमारी समझ में आई? क्योंकि बेटा फिर से आप सुन लीजिए, वो जो फॉर्मूला बनाया गया है BLV, वो कब के लिए बना है, जब क्षण जब चलेगी तो दोनों सिरे उसकी V वेलोसिटी से चलेंगे। यहां पर एक सिरा तो V वेलोसिटी से चल रहा है और दूसरा सिरा 0 वेलोसिटी से अपनी जगह पर फिक्स है। ऐसी सिचुएशन पर ना हम इसकी वेलोसिटी ले सकते हैं, ना हम इसकी वेलोसिटी ले सकते हैं। वी शुड टेक इट्स एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग ले लेना चाहिए हमको, ठीक है। तो क्षण का औसत वेग, क्षण के दोनों सिरों का औसत वेग, क्या आप बता सकते हैं क्षण के दोनों सिरों का औसत वेग कैसे निकाला जाए? दोनों सिरों के वेगों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। एवरेज आप कैसे निकालते हो? दो चीजें अगर आपके पास हैं तो एवरेज कैसे निकालते हो? दोनों को ऐड करते हो, 2 से डिवाइड करते हो। तो पहले सिरे का वेग 0, दूसरे सिरे का वेग v अपॉन 2। What will be average velocity? V upon 2, ठीक है। अतः क्षण के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल हाँ जी बेटा बताइए, क्या सूत्र लगाएंगे? वही लगाएंगे ना, BLV। तो हमने लिखा BL, क्योंकि इनमें तो कोई बदलाव है नहीं। वेग की जगह पर क्या लेना है, V लेना कि V/2? वेरी गुड, V/2 ले लेते हैं। इस तरह से इस सिचुएशन पर क्षण के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना आया? B 1/2 BL इंटू V। ये डिफरेंस आ गया। अगर पूरी क्षण V वेग से चलेगी तो दोनों सिरों के बीच कितना विद्युत वाहक बल? BLV। अगर केवल एक सिरा उसका चलेगा तो 1/2 BLV, 1/2 BLV। हम चाहें इसको एक और फॉर्मेट में आपको दिखा सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए सभी लोग, ये वाले सिरे को अगर आप देखोगे तो ये कौन सी गति कर रहा है? रेखीय गति, वृत्तीय गति। वो वाला एंड पॉइंट कौन सा मोशन कर रहा है? वृत्तीय। रेखीय गति में तो ऐसा चलना पड़ता है उसको। ये कौन सा सिरा गति कर रहा है? वृत्तीय गति। और कक्षा 11 में वृत्तीय गति का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वृत्तीय गति में यूज होता था। अगर आपको थोड़ा सा याद है तो मुझे बताओ। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या r है, उसके कण का जो कण इसमें घूम रहा है उसका रेखीय वेग v है। अगर इसका कोणीय वेग ओमेगा हो तो v ओमेगा और r में कोई रिलेशन याद है आपको? हाँ जी बताए, सही बताया आपने, वेरी गुड। v इज इक्वल टू r ओमेगा, याद आया आपको? v लीनियर वेलोसिटी है। इधर देखिए, बड़ा अच्छी चीज देखो बता रहे हैं, पता नहीं आपने 11th में पढ़ा था कि नहीं। रेखीय वेग है, कोणीय वेग है और ये वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है।
जब जब कोणीय राशि में त्रिज्या का गुणा करा दोगे ना, रेखीय में बदल जाएगा। कोणीय वेग में त्रिज्या का गुणा हुआ, रेखीय वेग बन गया। और याद करो, A इज इक्वल टू आर अल्फा एक पढ़ा था। कोणीय त्वरण में त्रिज्या का गुणा हो गया, रेखीय त्वरण बन गया। समझ आ रहा है आपको? और एक पढ़ा था कोणीय विस्थापन, ऐसा कुछ था, रेखीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन गुणे आर, ऐसा कुछ था। कोणीय विस्थापन बराबर रेखीय विस्थापन बटे त्रिज्या। अब रेखीय विस्थापन बटे त्रिज्या तो आर उधर चला जाएगा। कोणीय विस्थापन में त्रिज्या का गुणा करा दो, रेखीय विस्थापन बन जाएगा। तो किसी भी रेखीय वाली राशि, कोणीय वाली राशि में त्रिज्या का गुणा करवा दो, रेखीय में कन्वर्ट हो जाएगा। या किसी भी रेखीय राशि में त्रिज्या का भाग दिला दो, कोणीय में बदल जाएगा। फिलहाल मुझे इसकी जरूरत है केवल। v रेखीय वेग है उस पॉइंट का, इस पॉइंट का, r रेडियस है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। क्या ये रिलेशन यहां पर बता सकते हैं? माना इस सिरे को मान लो P और इसको Q मान लेते हैं। माना क्षण के सिरे P का, वो तो रेखीय वेग हमने लिखा है, क्षण का मान लेते हैं। माना क्षण का कोणीय वेग ओमेगा है, तब बेटा बताओ मुझे इस पॉइंट का रेखीय वेग कितना है? v। रेडियस का काम कौन करेगा? l। चालक क्षण की जो लंबाई है यही तो रेडियस का काम करेगी। कोणीय वेग हमने कितना मान लिया? ओमेगा। सो प्लीज टेल मी रिलेशन बिटवीन v, ओमेगा, l, तीनों का संबंध बताओ। हाँ बेटा, रेखीय वेग बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय वेग। रेखीय वेग बराबर त्रिज्या गुणे, त्रिज्या का काम L कर रही कि नहीं कर रही? तो V इज इक्वल टू L ओमेगा। हम चाहें तो V की जगह पर ये L ओमेगा लिख सकते हैं, लिख दीजिए। देन E विल बी V की जगह पर हमने ये लिख दिया L इंटू ओमेगा 1/2 BL स्क्वेयर ओमेगा। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। और इसको हम क्या बोलते हैं? देखो सबसे ऊपर लिखा है गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल EMF। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी न किसी के मोशन से, चाहे ऐसी मोशन हो या ऐसी मोशन हो, किसी न किसी के मोशन से ही क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत वाहक बल। इसलिए इस पूरे आर्टिकल का नाम क्या था? गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल EMF इसको कहते हैं। कितना फॉर्मूला आएगा? 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा। आपको बताऊं एग्जामिनेशन में करीब करीब पर ईयर, करीब करीब 1-2 वर्ष छोड़ दिए जाएं तो ये फॉर्मूला अधिकतर एग्जामिनेशन में प्रूव करने के लिए आता है। याद कर लीजिए, दिस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि मोशनल EMF पर बेस्ड है। अब आप बताएं, समझ आ गया? बताओ, ऐसा चुंबकीय बल रेखाओं को काटा, कितना विद्युत वाहक बल? BLV। ऐसा चुंबकीय बल रेखाओं को काटा, कितना विद्युत वाहक बल? 1/2 BLV। और अगर ओमेगा के पदों में देखेंगे तो 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा। इस पर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, देखते हैं आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ये तो हो गया सबका। देखो आप थोड़ा याद करिए, आप जब जब साइकिल चलाते हो ना, साइकिल, ये आपकी साइकिल का व्हील है, ठीक है, और आपके उस साइकिल के व्हील में बहुत सारे स्पोक्स लगे हुए हैं। बस ठीक है, इतना ही बना लेते हैं, बहुत ज्यादा इसको घना करने से कोई फायदा नहीं है, प्रॉब्लम ऊपर से होगा। देखिए अब ये आपके साइकिल का व्हील है,
यहां पर उसका एक्सेल है और ये आपकी साइकिल के स्पोक्स हैं। ताने क्या बोलते हो? ताने बोलते हो? तीलियां बोलते हो? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंग्रेजी में इन्हें क्या बोला जाता है? स्पोक्स कहते हैं। हिंदी में आप ताने बोल सकते हैं, तीलियां, जो भी आपको अच्छा लगता है आप बोलिए। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, देखो जब ये व्हील चलेगा और आप अपनी साइकिल चला रहे हो, या तो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं आप, या पश्चिम से पूर्व की ओर, उस वक्त जब आपका ये व्हील ऐसा चलता है ना पहिया, तो पृथ्वी के दो चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक बनाए हमने, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर वाली तो या तो नीचे से ऊपर ऐसे होंगी या ऊपर से नीचे ऐसे होंगी। क्षैतिज वाली नॉर्थ से साउथ, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पर है। अब आपका व्हील चला, ये इसको चलाते हैं, ये आपका व्हील है, ये ऐसे चला। जब ये ऐसा चलेगा तो ये ऊर्ध्वाधर वाले को काटेगा कि क्षैतिज वाले को काटेगा? ऊर्ध्वाधर ऐसे हैं, उनके तो बीच में से निकल जाएगा, निकल जाएगा। क्षैतिज वाली जो बल रेखाएं हैं, जब व्हील ऐसा चलेगा तो ये क्षैतिज वाली बल रेखाओं को, तो आप जानते हैं जब आप साइकिल को ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट ले जाते हैं ना, उस वक्त पहिए की हर स्पोक्स के दोनों सिरों के बीच में, क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक को क्या करती हुई चलती है? काटती हुई। इसलिए हर स्पोक्स के दोनों सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये मैं सिर्फ बताते जा रहा हूं या आप समझ भी रहे हैं? क्लियर है ना सबको? ठीक। अगर आप साइकिल चला रहे हैं ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो आपकी साइकिल की तीलियां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कौन से घटक को काटेंगी? चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को काटेंगी। अगर क्षैतिज घटक को काटेंगी तो हर स्पोक के दोनों सिरों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। समझ आ गया? तो होता है, लेकिन कभी हम लोग समझ नहीं पाते क्योंकि इतना कम होता है। दूसरा, रबर, टायर, ट्यूब सब लगा रहता है, तो उससे कभी आता नहीं बाहर वो करंट, वो आती नहीं, और करंट आ भी जाएगी तो इतना कम उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल, कैसा टच हो जाने पर हमें शॉक नहीं लगेगा उसका। बैटरी में आप देखते हैं 12 वोल्ट की बैटरी होती है, तो आप बड़े आराम से उसको बिना हटाए बड़े आराम से टच करते रहते हैं उसके सारे टर्मिनल, तो 12 वोल्ट का झटका नहीं लगता हमको, हमारे शरीर को। झटका तब लगता है जब वोल्टेज काफी हाई होता है। घर में आने वाला 220 वोल्ट का शॉक बहुत जोर से लगता है, और 12 वोल्ट की अगर बैटरी है तो ये आपको शॉक नहीं देती, और 12 वोल्ट के बराबर तक का विद्युत वाहक बल उससे बहुत कम ही रहता है, इतना नहीं पैदा होता इस पे, लेकिन होता है। क्लियर हो गया? अब थोड़ा देखिए ध्यान से। मान लिया मैंने कि इसकी जितनी भी ताने हैं, हर तान के दोनों सिरों के बीच कुछ विद्युत वाहक बल आ गया, कुछ भी मान लो 5 मिली वोल्ट मैंने मान लिया। कितना? इसके और इस दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल हमने मान लिया 5 मिली वोल्ट। ठीक है? तो साइकिल के पहिए में लगी एक स्पोक के दोनों सिरों के बीच कितना विद्युत वाहक बल पैदा हुआ? 5 मिली वोल्ट। आपकी इस साइकिल के पहिए में कितनी स्पोक्स लगे हुए हैं? गिनो जरा। 4, 4, 8 स्पोक लगे। एक स्पोक के दोनों सिरों के बीच कितना विद्युत वाहक बल है? 5 मिली वोल्ट। आपके पूरे साइकिल के पहिए में 8 स्पोक्स लगे हैं, कुल कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? सबको बड़ा लालच लगा, 8 × 5 40 मिली वोल्ट, 20 आएगा। क्यों नहीं? विद्युत वाहक बल तो हमने बता दिया, आप आधा मत करिए उसका, हमने इसी का कैलकुलेशन आपको बता दिया, 5 मिली वोल्ट, और 8 स्पोक लगे हुए हैं, तो टोटल कितना ईएमएफ पूरे में पैदा होगा बताओ? 8 पंचे 40 मिली वोल्ट, नहीं तो कितना? 5 मिली वोल्ट। क्यों?
देखो सुनिए, आप सही कह रहे हैं 5 मिली वोल्ट आएगा, लेकिन आपको पता नहीं है क्यों आएगा। आप पहले इसको सुनिए। जब हर स्पोक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल आया, क्यों? क्योंकि हर स्पोक अपने आप में क्या बन गया? सोर्स बन गया। सोर्स मतलब सेल, तो हर स्पोक अपने आप में एक सेल बन गया। देखो ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, 8 स्पोक्स हैं, 8 की 8 स्पोक्स का एक सिरा एक बिंदु से जुड़ा हुआ है, और 8 की 8 स्पोक्स का दूसरा सिरा रिम से लगा हुआ है। कुछ समझ में आया? अगर 8 सेलें लगाई आपने और सभी सेलों का एक टर्मिनल एक बिंदु से और दूसरा टर्मिनल एक दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाए, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज या पैरेलल? श्रेणी क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है? समांतर क्रम संयोजन है। सीरीज में तो तब होता है जब एक के पीछे एक ऐसा लगाते चले जाएं। इसमें क्या हुआ? 8 सेलें हैं, 8 की 8 सेलों का एक सिरा एक बिंदु से और सबके दूसरे सिरे एक दूसरे बिंदु से हमने जोड़ दिए। तो जब सबके एक सिरे एक बिंदु से, दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से, तो ये कौन सा क्रम बना? समांतर क्रम बना। और समांतर क्रम में नेट विद्युत वाहक बल कितना आता है? सेलों का कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना आपने, तो सेलों के कॉम्बिनेशन में सीरीज पढ़ा, पैरेलल पढ़ा, मिक्स्ड ग्रुपिंग भी आपने की है। समांतर संयोजन में नेट विद्युत वाहक बल कितना होता है? आंसर है जितना एक लाइन का होता है। याद करिए थोड़ा सा। और एक लाइन का कितना है? इसलिए पूरे एक्सेल और रिम के बीच उत्पन्न कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? 5 मिली वोल्ट। 8 गुणे 5 करके 40 मत बोलिए यार। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और बहुत लोग पूछ सकते हैं आपसे कि पहिए की एक्सेल और रिम के बीच नेट विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा? आंसर है जितना एक तीली के बीच में उत्पन्न होगा। तीली जो भी आप कहते हैं, स्पोक। अब आप बताएं, क्या ये एग्जाम्पल नहीं समझ आया आपको? आ गया? सो आई होप कि आज मोशनल ईएमएफ आपने अच्छे से समझ लिया है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो ये पढ़ेंगे, जैसे आज हमने किसका किसका परिवर्तन देखा है, बी का और ए का, और जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो हम परिवर्तन करेंगे थीटा का। ये कैसे कर सकते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।